नमस्कार, मैं हूं अंकिता और स्वागत करती हूं आपका राजकला मंच के 12वें चलो थिएटर फेस्टिवल में। जी, आज हमारे साथ हैं विशाल पंडिता। नमस्कार विशाल। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं तो एकदम बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। बहुत बढ़िया। जैसा कि आज चलो थिएटर फेस्टिवल का चौथा दिन है और आज नाटक था गालिब, तो कैसा एक्सपीरियंस है? गालिब कब से कर रहे हैं आप? गालिब की बात करें तो गालिब पढ़ बहुत टाइम से रहा हूँ। इस नाटक को करते हुए अभी 1-1.5 साल हो गया है, क्योंकि पहला रिसर्च में काम हुआ, देन मंचन में अभी कुछ 6 महीने के करीब हुआ है। जैसे अभी हमारा आज 12वां या 13वां मंचन था यहाँ पे, तो अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हर शो के बाद कुछ नई चीज़ ऐड हो रही है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रही है। वो ऑडियंस के रिव्यू पे ही हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है तो ठीक है रख देते हैं, हमें कुछ बुरा लग रहा है ऑडियंस ही बताती है, और उन्हीं के लिए अगले नाटक में वही चीज़ हटा दी जाती है, ऐड ऑन कर दी जाती है। मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल है एकदम। आर्टिस्ट को फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो कहते हैं ना, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। क्या बात है। तो विशाल जी, कुछ अपने बारे में बताइए प्लीज़। अपने बारे में अगर बताऊं तो वैसे तो मैं सिंगर के तौर पे जाना चाहता हूं, लेकिन अभी कंपोजिंग कुछ टाइम से शुरू किया है। गालिब में भी एज ए म्यूज़िक कंपोज़र काम कर रहा हूँ, सिंगर भी आपने सुना होगा आज। और अगर थिएटर के हवाले से बात करूं तो थिएटर 2014 से शुरू किया था। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मैं थिएटर भी करता था या करता हूँ। 2 साल के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मास्टर्स के लिए दिल्ली जाना पड़ा। बट छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि थिएटर करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्टेज पे परफॉर्म करो। मुझे ऐसा लगता है, मैं पर्सनली ऐसा फील करता हूँ, थिएटर से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं दिल्ली में भी था तो मैं मंडी हाउस ही होता था। अच्छा। मैं सिर्फ थिएटर देखता था बहुत ज़्यादा। मैं और मेरा फ्रेंड है, हमने जितना नाटक देखा है बहुत ही कम लोगों ने इस उम्र में मुझे लगता है इतना नाटक देखा होगा। तो 2014 से ही थिएटर से जुड़े हैं। अभिषेक भारती जी के साथ ही, अभी डॉक्टर अभिषेक भारती हो गए। तो उनके साथ तभी से जुड़े हैं। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, वो भी बहुत कम लोगों को पता होगी, हम 2015 या 16 में भी चलो थिएटर में आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था, ग्रेजुएशन के टाइम की बात है। तो तब हम अपना नाटक द लास्ट कॉलोनी लेकर आए थे, नटराज नाटक मंच की तरफ से। तो ये मेरा चलो थिएटर के साथ दूसरा एक्सपीरियंस है, और हमेशा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जैसे कि अभिषेक भाई के बारे में आपने बात की, तो हमने देखा कि जब वो आपके साथ काम करते तो बहुत जॉली से नेचर के और बहुत फ्रेंडली नेचर रहता है उनका। लेकिन जब वो सिखाते हैं आपको कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसे चाहिए था, तो कितना अंतर पाते हैं आप, या वैसे ही वो होते हैं आपके साथ? मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक भैया मेरे लिए फादरली फिगर की तरह है, बड़े भाई कह लीजिए, लेकिन मैं उनको फादरली फिगर ही मानता हूँ क्योंकि मेरे पापा भी एकदम ऐसे ही हैं। अच्छा। जब कुछ सिखाना है तो एकदम ऐसे ही सिखाना। हाँ, स्ट्रिक्ट हो गया बिल्कुल। एग्जैक्टली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मैं इस चीज़ को भी आगे फॉलो करता हूँ, कि सीख तभी सकता है एक स्टूडेंट जब उसको वो बात याद रहेगी, और याद रखने के लिए वो डांट बहुत ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स ने तो ऐसे ही सिखाया है। लेकिन जब फन करना है तो मेरे पापा भी ऐसे ही हैं कि एकदम जॉली मस्त। तो जब काम करना है तो एकदम काम, जब मस्ती करनी है तो फिर मस्ती करो। विशाल, क्या मैं आपके एकेडमिक करियर के बारे में जान सकती हूँ? एकेडमिक करियर बैचलर से एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, मैं आपको बताता हूँ, पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा। 11th-12th में साइंसेस के साथ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता था, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक था, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है मुझे सीएसई में। तो 12th वहाँ से करी, सब क्रैक कर दिया, मुझे इंजीनियरिंग की सीट भी मिल गई महाराष्ट्र में। अब मैं जाने वाला हूँ, पता नहीं क्या माइंड चेंज हो गया, फ्लक्चुएट, मुझे म्यूज़िक करना है। पापा से बात एकदम की, से अचानक हाँ अचानक से, पता नहीं कैसे। मैंने बहुत सही काउंसलिंग भी ली थी अपने बड़े भाई लोगों से और वो सब, कि मैं बीसीए करूं या मैं बीटेक करूं, ये सब। तो एकदम इस फाइन लाइन पे था मैं, आर्ट तो कहीं था ही नहीं, सिर्फ गाता था, ओके ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इसमें पढ़ाई करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा। एक दिन वंस इन ए ब्लू मून वाला वो सोच आ जाता है, तो मैं ये करना चाहता हूँ। पापा ने बोला बिल्कुल करो, क्योंकि वो भी पहले गाते थे बिफोर द टर्मोइल। जो कश्मीरी पंडित, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, जो कश्मीर, अपनी कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो हम पे ही आधारित थी। तो जो 32 साल पहले हमारे साथ गुजरा कश्मीर में, वो पहले गाते थे, एक फोक सिंगर थे। बट जब सब चीज़ें तख्ता पलट हो गई यहाँ पे, फिर इतनी स्ट्रगल हुई जम्मू में, तो कर नहीं पाए उस चीज़ को कंटिन्यू।
तो वो हम में ही अपना सपना देखते। मेरी सिस्टर भी मास्टर्स अभी हो चुकी है पटियाला यूनिवर्सिटी से वोकल में ही, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। तो 12th के बाद एकदम से शिफ्ट पापा ने बोला बिल्कुल करो। अब मुझे पता भी नहीं कैसे करना है क्या करना है, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, कोई गाइड करने वाला नहीं, घूम रहा था पापा साथ साथ और ये सब। पता लगा अच्छा ठीक है एक कॉलेज है जो ऐसा कराता है। तो पापा ने बोला कि ऐसा करो कि ये दूसरा कॉलेज है, इसमें सिर्फ म्यूजिक नहीं पढ़ाएंगे, म्यूजिक भी कंपलसरी सब्जेक्ट होगा लेकिन बाकी भी होगा। मैं हाँ ये ठीक है क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था इसमें करियर होता है क्या होता है। तो मैं हाँ ये सेफ है, अगर कुछ नहीं किया तो एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाऊंगा क्योंकि पढ़ाई का पहले से शौक था। तो वहाँ से ग्रेजुएशन करा, वहाँ से बूस्टअप मिला। मेरे गुरु कैलाश मेहरा साधु जी, उन्होंने बोला कि तुम मास्टर्स कर और ये सब। तो मास्टर्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, पता नहीं कैसे। वहाँ बहुत क्रीम स्टूडेंट्स ही पहुँच पाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं पता नहीं कैसे पहुँच गया बस। तो वहाँ से मास्टर्स खत्म हुआ। फिर इच्छा करी कि और पढ़ना है, कैसे करें जी। एमफिल होता है, ठीक है। एमफिल में एंट्रेंस दिया और मैं एक मज़े की बात बताऊँ, एमफिल के एंट्रेंस के एक दिन पहले मैं रूम शिफ्ट कर रहा था क्योंकि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मेरा एमफिल में होने वाला है। अच्छा अगला दिन एंट्रेंस था, ठीक है दे देंगे मस्ती में। तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि हम इंडिया में से बस 2 ही लड़के थे जो वो क्रैक कर पाए थे। तो एमफिल में दाखिला हो गया। अभी कुछ टाइम पहले लास्ट साल ही एमफिल का डिसर्टेशन कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं एमफिल ग्रेजुएट हूँ। अभी पीएचडी के लिए दौड़ चल रही है, देखिए कैसे कैसे होता है। बस मैं तो चले जा रहा हूँ जैसे जैसे चलाता जा रहा है। ये बहुत अच्छा है। मेरा ये सवाल एक्चुअली था कि आप इतने अच्छे साइंस बैकग्राउंड से हो, चीज़ें अच्छी हैं एकेडमिकली, तो पेरेंट्स ने ऐसे कैसे कह दिया कि एकदम से आ जाओ चेंज कर लो? बट ये मैं हमेशा क्रेडिट सबसे पहला, हम तो चलो बाद में, लेकिन पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स का साथ नहीं हो ना तो आप घर से बाहर तक नहीं निकल सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त देखे हैं जो आर्ट फील्ड से हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए। कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, कुछ चोरी चोरी आ रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल, वो जितना अपने आर्ट को नर्चर कर सकते हैं वो उस लेवल तक पहुंचा नहीं पाते हैं। किस वजह से? एक तो उनको आर्ट को भी कंट्रीब्यूट करना है जो वो कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वही सब चीज़ें चल रही होती है कि कल रिहर्सल पे पहुंचने के लिए घर पे कौन सा बहाना बनाऊं। है ना? तो जब थिएटर के बाद, क्योंकि कॉलेज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बैचलर्स 4 बजे ख़त्म होता था। देन हमारी रिहर्सल्स होती थी अभिषेक भैया के पास 5 बजे शाम को। रात को कभी भी घर आ रहे हैं, घर वाले कभी टोका नहीं। शायद उसी का नतीजा है कि आप आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जैसे एमफिल में आपको, क्योंकि थ्योरी भी तो लिखनी पड़ी होगी मुझे जहाँ तक लगता है, फिर स्टडी भी लेना पढ़ना ही होगा। exactly. तो आपने बोला कि कॉलेज करते थे, 4 बजे के बाद आपके रिहर्सल हो सकता है, मतलब शोज तो होंगे ऑब्वियस सी बात है। फिर वो रात भर जगना और रियाज। और जब एक बार मैंने देखा भी, जैसे ही शो खत्म हुआ आप हारमोनियम पे आप लोग बैठ गए थे, फिर सुध बुध नहीं थी खाना खाना है नहीं खाना। तो वहाँ तो फिर वो थीसिस लिखने के लिए अपने आप को कैसे मोड़ा आपने? अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं मतलब हमारी फैमिली, ऐसा क्या कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद वो अभी तक जिंदा है। जब ऐसा सब कुछ हुआ था 32 साल पहले, उनने तो हमें ख़त्म करने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अगर इंटेलेक्ट नहीं होता तो शायद ये कम्युनिटी ख़त्म हो गई होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो वही इंटेलेक्ट पहले से था, क्योंकि अब इंजीनियरिंग कोई सोच रहा है करने का तो थोड़ा पढ़ता होगा वो। तो मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। पढ़ना अच्छा लगता है मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट है या कोई भी चीज़ है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन जैसे एकदम से मोड़ना अपने आप को, जैसे अभी मान लो कि बिल्कुल मज़े चल रहे हैं, सिंगिंग चल रही है, आजू बाजू में लोग बैठे हों, रियाज चल रहा है, फिर एकदम से, क्योंकि हम जब नाटक की भी किताब पढ़ रहे हैं ना तो पूरा रस है उसमें, ठीक है, हम रियाज कर रहे हैं तो उसमें भी रस है, ठीक है। अब एकदम से ऐसी किताब के पास आना है जहाँ बस लिखे हुए और मुझे खुद भी लिखना है, याद करना है। तो वो एक प्रश्न था मेरा कि किस तरह से चेंज किया। मज़ेदार बात बताता हूँ, ये मेरे लिए भी टफ था क्योंकि कोविड का टाइम था। थीसिस करनी है तो आपको ग्राउंड वर्क तो करना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं कि कुछ भी लिख दो। होता है वैसे, लेकिन मुझे वैसा करना नहीं था। तो वेट किया थोड़ा सा। इसके लिए मैं मज़े की बात क्या बता रहा था, मेरे को भी थ्योरी का मतलब शौक तो है, लेकिन अब कोविड में करना बहुत मुश्किल था रिसर्च और ये सब। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने जॉनरा का टॉपिक पहले चूज़ किया जो थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड था। तो मेरे को वो थोड़ी सी आसानी हो गई क्योंकि कश्मीरी म्यूजिक में पहले से काम कर रहा था। अच्छा। और उसी को प्रमोट भी कर रहा हूँ हर जगह पे, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तौर से। तो मेरी थीसिस भी कश्मीरी म्यूजिक पे ही है। और
कश्मीरी म्यूजिक पे क्या है प्रॉपरली, अगर मैं टॉपिक बताऊं तो मैरिज सॉन्ग्स ऑफ कश्मीर, मैरिज कल्चर ऑफ कश्मीर। अच्छा। तो बचपन से शादियों में तो जा ही रहे हैं। हाँ। तो मेरे लिए वो चीज़ थोड़ी सी अगर बच्चे के लिए 100% मुश्किल होती, मेरे लिए 80% थी। 20% काम मेरी अपब्रिंगिंग ने कर लिया था। जब मैं बचपन से शादी में जा रहा हूँ, हाँ, गाने सुन रहा हूँ, हाँ, गा भी रहा हूँ, हाँ। सब गा रहे हैं घर पे, वो सब हो गया। तो ये तो बहुत अकेडमिकली बातें हो गई। जैसा आपने कहा कि आप विवाह वाले गाने गाते हैं, तो प्लीज हमारे दर्शकों को 2 लाइन अगर सुनाएं तो ये बहुत। आप कश्मीरी में सुनना चाहेंगे या हिंदी में, कैसे सुनना चाहेंगे आप? कश्मीरी। कश्मीरी में सुनना ठीक है। मैं कश्मीरी की एक फोक फॉर्म, छक्कर कहते हैं उसे, जो शादी में बहुत ज़्यादा गाई बजाई जाती है, उसका एक थोड़ा सा रंग, थोड़ा जेली सा होता है, जॉली सा फ्लेवर है उसका, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने बुम्बरो बुम्बरो सुना है? हाँ, किसने नहीं सुना होगा। लेकिन ओरिजिनल किसी ने नहीं सुना है ना, वो तो हिंदी वाले लिरिक्स हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ कॉम्पोजिशन कश्मीरी वाले लिए, तो वो सुनाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो देखते हैं, जितना आता है आपको आप साथ गा सकते हैं। नहीं, आप गाएंगे, मुझे सुनना है। बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो 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 शाम रंग बुम्बरो क्या शख्सियत नालानो हो क्या शख्सियत नालानो हो हाल बापन नुई हा शाम सुंदरो हाल बापन नुई हा शाम सुंदरो इसकर होई जान कुर्बानो हो बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो 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 शाम रंग बुम्बरो। वो एकदम से कश्मीर याद आया, एकदम से खूबसूरत वादियाँ और सारी वो शिकारा और सारी चीज़ें। सच में बहुत बहुत प्यारा कल्चर है वहाँ का, चाहे वहाँ का कॉस्ट्यूम कह लें, उनका जो ट्रेडिशनल है, गाना खाना, सच में वो डिजोर कहते हैं ना कानों में, डेज होर डेज होर डेज डेज होर होर डेज डेज होर होर। वाह, मैं आपको अपनी थीसिस भेजूंगा, मेरा मैरिज सॉन्ग्स पे है ना। हाँ, तो उसमें सारा एक्सप्लेन्ड है। कोई बात नहीं, हम नाटक करेंगे उस पर। पक्की बात। जैसे ये वीडियो जो होगा शायद बिगनर्स भी देखेंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स देखेंगे। हमेशा ना एक बात कही जाती है कि जो आर्टिस्ट है ना, उसको रियाज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना बोलते हैं, कितनी बार रिहर्सल्स करो, सारी चीज़ें। रियाज कुछ कहते हैं 16-17 घंटे करो, 18 घंटे। आपको क्या लगता है कितना कंट्रीब्यूशन है अगर आप रियाज कर रहे हो? क्या 17-18 घंटे बैठ कर रियाज करना ही आपके गले को ताकत देता है, या अगर आप कम रियाज करते हो फिर भी आप उस लेवल तक जाते हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना रियाज करो उतना गला, या अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, वो मंचता जाएगा, आपका फाइन ट्यून होती जाएगी। तो सीधी सी बात है, राइट। और ये सिर्फ आर्ट में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप पढ़ाई भी करते हो, आपका एग्जाम में पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो वो भी तो रियाज ही है ना, प्रैक्टिस, दैट्स व्हाट रियाज, राइट। तो आपका सवाल ऐसा था कि कितना ज़रूरी है या कम में भी हो सकता है क्या? और रियाज बहुत प्रकार का होता है। अगर मैं अब गाने की बात करूं, सिंगिंग की बात करूं या बजाने की बात करूं, म्यूजिक की, तो मेरा गला मुझे कितना साथ देगा, मेरा कितना घंटा साथ देगा। 2 घंटा गा लिया मैंने कंटिन्यू, अब उसके बाद मुझे ब्रेक तो लेना पड़ेगा। हाँ। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं गाता चला जाऊं, गा सकता हूं, लेकिन वो मैं अपने गले की हालत खराब कर रहा हूँ, राइट। ब्रेक लेना पड़ेगा। अब उसके साथ मैं दूसरा रियाज फॉलो ये करा सकता हूँ कि मैं सुन सकता हूँ ना। हाँ। कान तो नहीं थक रहे, शोर सुनने से अच्छा है कुछ अच्छा सुन लो। हाँ, राइट। हाँ। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, या हमारे बुजुर्ग लोग जो कहते थे कि ये इंसान 12 घंटे रियाज करता था, ये 16 घंटे रियाज करता था, फिजिकली पॉसिबल नहीं है एक इंसान के लिए, राइट। बॉडी थकेगी ना, बॉडी तो थकेगी, एनर्जी तो है, वही सबके पास 24 घंटे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 16 घंटे या 12 घंटे का रियाज वही होता होगा कि सुबह 2 घंटा रियाज कर लिया, 3 घंटा रियाज कर लिया, फिर वो सुनते होंगे 3-4 घंटा, राइट। कुछ अच्छा सुन लिया, किसी का कुछ अच्छा राग सुन लिया, जो भी वो रियाज कर रहे हैं, फिर शाम को फिर अपना 2-3 घंटे रियाज, फिर और सुनते होंगे, फिर रात को। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था ना कि हमें व्यवसाय के लिए आगे पीछे भागना पड़ रहा है और ये सब चीज़ें। पहले अगर आप थिएटर कर रहे हैं तो आप थिएटर करते हैं, आप म्यूजिक कर रहे हैं तो आप म्यूजिक ही करते थे, राइट। घराने होते थे, हाँ, राइट, घराना परंपरा होती थी, वो लोग और कुछ नहीं करते थे, आज भी नहीं करते हैं वो लोग कुछ और मोस्टली, राइट। लेकिन आज हम वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, तो आपको थिएटर भी करना है, आपको म्यूजिक भी करना है, आपको खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, पढ़ाई भी करनी है, आपको प्रोफेशन को भी देना है जहाँ से कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक या आर्ट को हॉबी ले रहे हैं और कमा कहीं और जगह से रहे हैं। हाँ।
तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे 12 घंटे का रियाज? जी नहीं कर सकते ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उनका ऐसा ही है, प्रैक्टिकल रियाज 2-3 घंटा, बाकी सुनो, थिएटर के माध्यम में देखो, हाँ है ना। महीने में आपके शहर में अगर 20 नाटक हो रहे हैं, आप 5 तो देखो, हाँ बिल्कुल, है ना। हमने कल एक नाटक देखा यहाँ पे जो हुआ था, रेजांगला जी है, राजकला मंच का एक बहुत अच्छा मंचन था, और शहीदी दिवस पे था तो और ही मज़ा आया। वहाँ से 1000 चीज़ें सीखी, है ना। तो देखने से इंसान सीखता है थिएटर के माध्यम में, सुनने से इंसान के कान पक्के होते हैं क्या चल रहा है म्यूजिक में, राइट। तो रियाज वही है जो आपको सिखाए। रियाज वो नहीं है कि आप प्रैक्टिकली गले को घुमाते जा रहे हो, नहीं, वो नहीं है। या थिएटर के माध्यम से स्टेज पे ही एक्ट करते जा रहे हो, डायलॉग बोलते जा रहे हो, वो रियाज है, लेकिन उसका दूसरा रूप भी है, आप उसको फोकस करिए। मैं मोस्टली दूसरे टाइप का ही रियाज फॉलो करता हूँ। अच्छा। सुनना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो जैसा कि आप PhD कर रहे हैं, करेंगे, मतलब MPhil ऑब्वियस हो गई है, तो फ्यूचर क्या प्लान किया है आपने? कि मतलब क्योंकि थिएटर में भी आपको काफ़ी वक्त हो गया है। बिल्कुल। 2014 से, जैसा कि आपने कहा। अगले साल 10 साल हो जाएंगे। हाँ, मैंने 2013 से शुरू किया था। देख लो, आपके 10 साल हो गए, हमारे हो रहे हैं। सेम है। तो टीचिंग एक मतलब अगर हो तो आप कहीं प्रोफेसर भी हो सकते हो, ठीक है, पढ़ा सकते हो। तो क्या फ्यूचर प्लान है आपको? क्या आपको पढ़ाना है म्यूज़िक को, या आप थिएटर के साथ उसको कंटिन्यू करना चाहते हो, या कुछ और प्लान्स हैं आपके? जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको पता तो लग गया होगा मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बेधड़क बात करना जानता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो टीचिंग मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप अपने भावों की अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट, लिमिटेशन में रह के। ऐसा नहीं कुछ भी बोल रहे हो बेफालतू में, स्टूडेंट बोले भाई क्या चल रहा है, राइट, टॉपिक के ओरिएंटेड आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो अभी मेरा स्टेट एलिजिबिलिटी एक टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो जस्ट लास्ट साल मेरा क्लियर हुआ है। तो कोशिश तो यही है कि प्रोफेसरशिप में जाया जाए। मुश्किल है, बट MPhil भी मुश्किल था, तो कोशिश तो यही है। तो बहुत अच्छा रहा। एक बार क्योंकि हमने गालिब देखा, और अब सच में उसका ना, एक कहते हैं कि उसका एक्टिंग पक्ष तो है ही, नाटक मतलब एक्टिंग पक्ष स्ट्रांग होगा ही होगा, पर वो और भी स्ट्रांग हो जाता है उसकी म्यूजिक की वजह से, ठीक है। और जो भी इनके कॉम्पोजिशंस है वो हमने सुने हैं, को स्टूडियो हो गया और जगहों पे, पर आप लोगों ने जो गाया वो बिल्कुल डिफरेंट था, और स्टूडेंट्स भी, पायट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उसको गा रहे थे। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ 2 लाइन्स उनकी किसी कॉम्पोजिशन का, क्योंकि आपने किया है, प्लीज़ सुनाए हमारे दर्शकों को। एक कॉम्पोजिशन है, मुझे खुद बहुत पसंद है वो, तो उसकी 2 लाइन और उसके शेर काफ़ी खूबसूरत हैं। जी। हालांकि मैं वो गाता नहीं हूँ प्ले में, बट यहाँ पे मैं गा देता हूँ। जी। दिले नादां दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिले नादां। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते, जो नहीं जानते वफा क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां दिले नादां दिले नादां। पता है, बस एक मन कर रहा था, जब उस समय भी प्ले में चल रहा था ये गाना, तो बस ऐसे मन कर रहा था बस सुनते जाइए ना, चलता रहे, ये इतना खूबसूरत है ना। और जैसे कि अभी था, कविता सेठ ने शायद इसकी नई कॉम्पोजिशन की हुई है, पर ये बिल्कुल डिफरेंट है। और सच में क्योंकि आप लोग दोबारा से इसको गाया था, सबने गवाया, सबने कोशिश यही थी क्योंकि गालिब
कोई नया टॉपिक नहीं है। बिल्कुल। गालिब को जितना पढ़ा है दुनिया ने, शायद ही किसी राइटर को या लिटरेट को इतना पढ़ेगी आगे दुनिया में कभी भी, मैं कह रहा हूँ। ऐसा बहुत लोग क्लेम करते हैं। तो हमारी बस ऐसी वो 1.5 साल रिसर्च का यही है कि गालिब को गालिब से अलग करना। हाँ। बहुत आसान चीज़ भी, बहुत मुश्किल चीज़ भी है। ये 0 फ्लॉप भी हो सकता है, 100 हिट भी हो सकता है, राइट। तो बस क्योंकि एरा में रहना है, उस एरा में। जैसे अगर आपने अभी एक एल्बम आई थी, कंपोजर का नाम भूल रहा हूँ अभी, कला करके, हाँ हाँ, वो उस एरा में सेट थी। तो अगर आप उसके गाने देखो, कॉम्पोजिशंस देखो या म्यूजिक अरेंजमेंट देखो, वो वैसा ही लग रहा है कि उसी टाइम का चल रहा है। आपने फील किया होगा। हाँ, उसी जोन का है। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कला तो बाद में आया, हाँ, तो हम इसी फील्ड में घूम रहे थे। हाँ, तो ये चीज़ें बुलजाई करना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, क्योंकि हम आज इतना क्लटर सुन रहे हैं ना, कुछ भी चल रहा है, कहीं से भी कोई भी उठ के म्यूजिक कंपोजर बन रहा है, कोई भी एक्टर बन रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो सीरियस काम करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन आना पड़ेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। सीरियस थिएटर, सीरियस म्यूजिक नहीं रह पाएगा। जी जी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, जैसे चलो थिएटर है, राइट। वैसे ही हम जम्मू में वर्ल्ड ओलंपिक्स हुई थी, या भी हमारा ही थिएटर ग्रुप का फेस्टिवल हुआ था। हाँ, कार्निवाल हुआ था, एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें बूस्ट अप करती हैं, यही चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। एनुअली होता है चलो थिएटर, राइट, वहाँ पर भी हम एनुअली करते हैं। कोविड ने थोड़ा सा हॉल्ट कर दिया था, हर जगह पे हॉल्ट हुआ था वो तो, बट ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे सीरियस आर्टिस्ट्स को मौका देने की, दिखाना। जैसे आज स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्हें क्या पता है गालिब कौन है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता है। और वो गालिब वही सुन रहे हैं, जैसे कविता सेठ की आपने एग्जांपल दी, राइट, नसीर साहब, वो सब चीज़ें देखी हुई हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट वो एरा है वो कौन डिफाइन करके दिखाएगा? क्योंकि थिएटर की पावर बहुत बड़ी है सिनेमा से, जी, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत अच्छी बात थी। मतलब सच में एक अलग डायमेंशन है ना थिएटर का, और हम बहुत नज़दीक से देख रहे होते हैं तो जुड़ते हैं। और आज के स्टूडेंट्स ने तो, मुझे लगता है आप परफॉर्म कर रहे थे, वो एक अलग चल रहा है नाटक, और जो यहाँ ऑडियंस सुन रही है उनका एक अलग जोनर चल रहा है। दोनों आपस में मिले जुले चल रहे हैं, एकदम साथ साथ। विशाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने का। एक और आखिरी सवाल पूछूंगी, सवाल नहीं, बस मैं जनरली बोलूँगी। जैसे एक बिगनर है, ठीक है, वो म्यूज़िक सीखना चाहता है या कुछ भी, तो आज टाइम में ना बहुत सारे गुरु हैं, ठीक है, बहुत सारा घराना चल रहा है, बहुत सारी। वो कैसे फाइंड आउट करे वो एक पर्सन जिसका हाथ उसके सर पर हमेशा बना रहे, या उसकी तालीम ऐसी रहे कि वो ज़िंदगी भर उसके साथ चलती रहे? अब क्या, मतलब ये सवाल था। जैसे स्टूडेंट्स भी देखेंगे इस वीडियो को, तो वो मुझे प्लीज़ बताइए कि कैसे फाइंड आउट करें। मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे पहले तो स्टूडेंट में प्यास होनी चाहिए जी, वो बहुत कम है आज। क्योंकि पता है कुछ भी क्रिंज डालो वायरल तो हो ही जाना है। हाँ, लगे रहो, कभी कभी वायरल हो जाओगे और बात खत्म हो गई, वही है आज। इतनी ही प्यास है। लेकिन जो सच में आर्ट सीखना चाहता है, मैं किसी भी आर्ट फील्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं है, स्टूडेंट को प्यासा होना पड़ेगा। और गुरु एक कुएं की तरह है या सागर की तरह है। कोई भी गुरु छोटा बड़ा नहीं है। अगर उसके साथ गुरु का टैग लगा है ना, तो उसने कुछ तो किया ही होगा ना लाइफ में, कुछ जैसे हम बोलते कुछ तो उखाड़ा ही होगा आज के टाइम पे, राइट। तो आप प्यासा बन के अगर वहां जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, राइट। ये आप नहीं चूज कर सकते कि आपका वो गुरु जिंदगी भर साथ रहेगा या नहीं, ये आपका बिहेवियर चूज करेगा। अच्छा, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने गुरु को धोखा दे दिया और कहीं चले गए। जो उनके पास था, क्या आपको सब वो मिल गया क्या? और अगर आपको ऐसा लगता है मिल गया, तो आपको कुछ नहीं मिला है अभी। आपका उतना ज्ञान ही नहीं है आप समझ पाओ उसके पास क्या था, राइट। तो सीखते जाओ, जहाँ से जो मिले सीखते जाओ। अभी अभिषेक भैया के पास है, म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं है भैया का, भैया से 1000 चीज़ें सीखते हैं, राइट। भैया भी यही चीज़ बोलते हैं, मैं छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ, तो छोटा बच्चा भी उनके लिए गुरु है, हाँ, राइट। तो आप प्यासे बनो ना, हर जगह समंदर है, हर जगह गुरु मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी हमसे जुड़ने का, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।